ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें कि हम इतिहास से सीखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इतिहास में हम क्या क्या चीज़ और कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और तीसरा मॉडर्न इतिहास। तो हम यहाँ शुरुआती तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कितना गहराई से पढ़ना है। हम इस सेशन में जो भी पढ़ेंगे वो एकदम फुल डीपली में पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी प्रमुख व्यक्तियों का नाम और ईस्वी को लेकर के सिर्फ टॉपिक बना दिया जाएगा और उसमें पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। बल्कि इतिहास में हम एक एक चीज़ को कवरअप करेंगे, एकदम अच्छे से कवरअप करेंगे। उसमें क्या चेंजेज होते हैं और चेंज होने के पीछे उसका कारण क्या था, एक एक चीज़ को हम अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आज जो है कि सेलेक्टेड टॉपिक का चयन कर लेते हैं और उसमें जो हम कि एक क्रम से पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है और जैसे जैसे मतलब इतिहास का घटना घटा है एकदम सीरीज से चलेगा। तो देखिए कि हम किस सीरीज में इसको कवर करते हैं, उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं थोड़ा सा। तो आधुनिक इतिहास से हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को हम दो पार्ट में बांट करके हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला मेरा पार्ट रहेगा 1757 ईस्वी से लेकर के 1885 तक और दूसरा रहेगा 1885 से लेकर के 1947 तक अर्थात आज़ादी तक। तो हम 1757 से ही लेकर के क्यों चलते हैं मॉडर्न इंडिया को। अब ऐसा 3 सेगमेंट बांट दिया गया है, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है कि आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास को आमतौर पर देखा जाता है कि 1757 से लेकर के 1947 तक को ही पढ़ाया जाता है। तो 1757 जो है 1757 एक खाका क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको पूरा हम डीपली से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस चीज में क्या पढ़ना है। ये 57 ही क्या क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको हम अच्छे ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज टॉपिक हमको पढ़ना है। तो आधुनिक इतिहास को हम 2 पीरियड में बांट कर देखेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा 1757 से लेकर के 1885 तक और दूसरा इधर रहेगा 1885 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1757 से लेकर 1885 के बीच में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक उठाएंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, तो इसको हम आमतौर पर बोलते हैं 17वीं सदी, 17वीं सेंचुरी। ठीक है, अब 17वीं सेंचुरी कहने का मतलब 17वीं सदी जो है, 17वीं सदी बहुत सारा बुक में लिखा हुआ मिलता है। इसके मतलब हुआ यह है कि 17वीं सदी बोले तो इससे जस्ट एक पीछे चल जाना है, अर्थात 1600 से लेकर के 1700 के बीच का काल जो है वही 17वीं सदी हो गया। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, 18वीं सदी बोलेगा तो 1700 से लेकर 1800 19वीं सदी हो गया, तो उससे जस्ट 100 साल पीछे आना है। 1800 से लेकर के 19वीं सदी बोलेगा तो 1800 से लेकर के 1900 के बीच के पीरियड को हम 19वीं सदी कहेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो 17वीं सेंचुरी अर्थात 1600 से लेकर के 1700 के बीच में होता है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो यूरोपीय कंपनी जो है कि भारत में किस लिए आई थी और यहाँ पर रहकर वह क्या करने लगी, इसके पीछे क्या रीजन है, भारत में क्या उसको ऐसा दिखा जो कि यहीं पर टिक गया। वैसे तो यूरोप से जो भी कंपनियां आई थी वो आई थी इस पर्पज से कि हम वहाँ जा करके अपना व्यापार करेंगे। ठीक है, वो यहाँ प्रशासन करने के लिए या फिर राजनीतिक सत्ता संभालने के लिए नहीं आई थी, लेकिन यहाँ वो क्या चीज़ देखा, ऐसा क्या दशा था भारत का उस समय जो कि यूरोपीय कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन गई। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद जो है कि डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। तो इसका एक सीरीज है, एक क्रम है। उस क्रम को हम आगे जब डीप से पढ़ेंगे तो एक एक करके हम सारी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत, सदी का भारत। ठीक है, तो 18वीं सदी कहने का मतलब हुआ क्या 1700 से लेकर 1800 के बीच में वो भारत की स्थिति क्या थी, उस समय भारत में क्या ऐसे बदलाव हो रहे थे जो कि वहाँ से कुछ कंपनियां आती है और भारत पर अपना शासन कायम करना शुरू कर देती है।
अब मान लिया जाए कि हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में कि अंग्रेज जो है कि भारत पर बहुत दिनों तक शासन किया, अर्थात 1757 से लेकर के 1947 के तक, मतलब कि लमसम 200 साल तक शासन किया। उसके पीछे क्या रीजन है? जब वो भारत में अपना कंपनी को लेकर व्यापार करने के लिए आया तो क्या ऐसे भारत में बदलाव थे, या फिर क्या ऐसा यहाँ का साम्राज्य था, शासन करने वाले शासक किस ढंग के थे जो कि यहाँ जो आसानी से वो यहाँ के सत्ता पर कायम हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि 18वीं सदी की भारत की स्थिति क्या थी। इसमें हम दो चीज को हम देखेंगे 18वीं सदी के भारत में। सबसे पहले देखेंगे कि 18वीं सदी में भारत का जो है कि भारत का सत्ता किसके हाथ में थी। तो एक चीज मान लीजिए कि 18वीं सदी में भारत का सत्ता जिसके भी हाथ में थी वो कमजोर थे, तब तो कोई बाहर से आकर के भारत पर इतना बढ़िया से शासन कर लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 18वीं सदी में भारत में जो है कि वहां पर भारत पर शासन करने वाले मुख्य रूप से मुगल थे। तो मुगलों की स्थिति देखेंगे, मुगलों की स्थिति। और दूसरा चीज इसमें है कि मुगल तो नाम मात्र के राजा थे जो कि दिल्ली में बैठते थे, लेकिन उसका जो है कि शासन भारत पर पूर्ण रूप से प्रभुत्व तो नहीं था, वो पूरा इंडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। इसलिए जो है 18वीं सदी में मुगलों की स्थिति जिस तरह से था, दूसरा चीज ये भी है कि बहुत ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, मतलब कि उसका जो भी छोटे छोटे राजवाड़े थे, उसका जो शासक था वो इतने मजबूत हो गया था कि यहाँ मुगलों का बात को जो है कि उस पर कोई भी असर नहीं होता था। तो दूसरा चीज हम देखेंगे कि राजवाड़ों का उदय, राजवाड़ों का उदय इसी के बीच में। ठीक है, और उसके बाद हम इसके आगे अगर जो हम जाएंगे तो तीसरा चीज हमको देखना है अंग्रेजी राज की स्थापना। तो अंग्रेजी राज की स्थापना तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक जो है कि वो व्यापारी के रूप में आया था अंग्रेज, और व्यापार ही कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो देखा कि मुगल की स्थिति भी कमजोर है और छोटे छोटे राज्य जो है वहाँ का राजवाड़ा स्वयं अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेज जो है कि एक वाणिज्यिक कंपनी से अपना प्रशासनिक कंपनी की ओर अग्रसर हुआ। तो इसके पीछे क्या रीजन थे उसको तो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो किस तरह से स्थापना अपना प्रभुत्व कायम किया उसकी स्थिति हम देखेंगे। तो यहाँ तीसरा टॉपिक में हम देखेंगे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, या फिर कह लीजिए कि अंग्रेजों का राज्य विस्तार, अंग्रेजी सरकार का राज्य विस्तार, अंग्रेजी कंपनी का राज्य विस्तार। उसके पीछे क्या नीति थी, उसकी प्रशासनिक नीति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक नीति, कि भारत में क्या ऐसा चीज थोप दिया जो कि भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब एक चीज सोचने वाली बात यह है कि भारत का क्षेत्रफल अभी वर्तमान समय में कितना है। 32 लाख, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं हम अगर जो ब्रिटेन की स्थिति देखते हैं, और इतना क्षेत्रफल वर्तमान समय में है। ठीक, ये क्षेत्रफल है। थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, उसके बाद मजा आने वाला है। क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो हम लोग अभी सेकेंड नंबर पर कहने के लिए हैं, लेकिन फर्स्ट पर आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, अब तीसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है कि कईमा क्रम में आता है टोटल ओवरऑल देश में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर आता है, 7th नंबर पर। पहला स्थान तो रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा चाइना का है, और चौथा जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 5वां ब्राजील का है, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया का है, और ओवरऑल 7वां जो है भारत का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा चीज देखिए आप लोग कि क्षेत्रफल इतना है, 7वां स्थान पर है, जनसंख्या में सेकेंड नंबर पर है। ये भारत की स्थिति है, ये स्थिति भारत की है। ठीक है, अब दूसरा देखिए ब्रिटेन की स्थिति, या फिर कह लीजिए अंग्रेज की स्थिति। तो अंग्रेज की स्थिति हम देखते हैं तो उसका क्षेत्रफल वर्तमान समय में अभी लमसम उसका क्षेत्रफल है 2,44,820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 2,44,820। और उसके बाद ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से ये टोटल 22वां स्थान पर पड़ता है। और इसका जो है क्षेत्रफल पूरा देश में जो है कि भारत का 7वां है, इसका 79वां है। अब ये सोचिए कि इसका जनसंख्या हमारे जनसंख्या से वर्तमान समय में जो है कि
ओवरऑल मान लीजिए कि हम दूसरा नंबर पर हैं तो ये 22वां नंबर पर है। क्षेत्रफल जो है हमारा 32 लाख है तो इसका 2 लाख है। तो इतना छोटा सा देश, इतनी छोटी सी जनसंख्या वाला देश जो है कि भारत में एकाएक आकर के पूरा का पूरा कंट्रोल करने लगती है, इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या ऐसा भारत में कमी था जो कि एक छोटे देश से निकल करके कोई बहुत दूर दराज क्षेत्र से आकर के भारत पर कंट्रोल कर लिया। इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ ये चीज ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम चौथा टॉपिक हम इसमें क्या देखेंगे। चौथा हमारा रहेगा कि ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश नीति, अब क्या ऐसी नीति अपनाया जो कि भारत को बहुत दिन तक शासन कर लिया। उसके बाद पांचवा हम देखेंगे कि जब भारत को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद जो है कि अपना जो भी प्रशासनिक नीतियां थी, राजनीतिक नीतियां थी, आर्थिक नीतियां थी, उससे भारतीयों को बहुत कष्ट होने लगा। इसलिए समय समय पर भारतीयों द्वारा जो है उसका विद्रोह किया जाने लगा, क्योंकि भारत के लोगों से उसका व्यवहार जो है कि एक दुर्व्यवहार में बदल गया। तो इसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे पांचवा में, प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह, ठीक है। तो प्रमुख विद्रोह में सबसे पहला हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 का विद्रोह, ठीक। दूसरा हम देखेंगे कुछ किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन। तीसरा चीज देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन। अब जनजातीय आंदोलन क्यों हुआ ये भी हम विशेष रूप से देखेंगे आगे, जनजातीय आंदोलन। तो चौथा चीज हम देखेंगे नागरिक आंदोलन। नागरिक आंदोलन, अब नागरिकों को क्या कष्ट पहुंचा जो कि आंदोलन पर उतर गए, ठीक। इतने हम विद्रोह देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी थे जो कि देख रहे थे कि दूर दराज के देश से आके भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उनका यह मानना था कि हम अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेज करें या फिर कुछ बदलाव करें ताकि हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक। अब इसी में हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन। उसके बाद देखेंगे आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक। और अलीगढ़ आंदोलन। अब ये सब जो है कि हिंदू और मुस्लिम आंदोलन क्यों हो रहे थे, इस तरह का संस्था क्यों बना रहे थे, इसके पीछे क्या रीजन था। कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हम जो है कि एक संस्था के माध्यम से इसका विरोध करेंगे या फिर अपने लोगों को जागृत करेंगे और एक एक करके जो है कि एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इन सारे टॉपिकों को हम एक एक करके आगे की वीडियो में जरूर देखेंगे और एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। इतिहास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेंचुरी लिख दिए, ईस्वी लिख दिए और जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आया उसको पढ़ा करके या फिर बता करके निकल गए, बल्कि इसकी स्थिति को जानिएगा तो ये रग रग में बस जाएगा। और देखते जाइए कि किस तरह से हम आपको आगे समझाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1757 से 1885 वाला सेगमेंट में हमें टोटल चीज देखेंगे और दूसरा हमारा 1885 से लेकर 1947 के बीच में आता है, इस चरण को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम 3 कैटेगरी में बांट कर देखते हैं 1885 से लेकर 1947 के बीच में। पहला हमारा रहेगा 1885 से लेकर के 1905 के बीच का काल, और दूसरा रहेगा 1905 से लेकर के 1919 का काल, और तीसरा रहेगा 1919 से लेकर के 1947 का काल। पहले चरण में हम देखेंगे कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच में जो है कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि संगठन का निर्माण करने का कोशिश किए और उससे जो है कि अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास किया गया। और वो स्थिति 1885 से लेकर के 1905 तक ऐसी थी जो कि सरकार को रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप जो है कि हमारे जनता को इस तरह का लाभ दीजिए या फिर हमारी बात को स्वीकार कीजिए। उससे जो है कि उदार तरीके से पेश आया जाता था। लेकिन यही पीरियड आता है 1905 से लेकर के 1919 के बीच में, जो कुछ उग्रवादी नेता ऐसे होते हैं भारत के जवाज, जो कि अंग्रेजों से उदारता की बात वो नहीं सुन रहे थे, इसलिए जो है कि वो कठोर ढंग से पेश आने लगे, कुछ विद्रोह करने लगे। तब इस चरण को जो है कि हम देखेंगे। तीसरा ओवरऑल आता है 1919 से लेकर 1947 के बीच का काल, जो कि गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उसको भी हम देखेंगे कि कभी उतार तो कभी चढ़ाव, गांधी जी आंदोलन करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं कि इसको हम 3 चीज में बांट कर देखते हैं। उसको एक
अगर हम पैमाना खींच लें तो ग्राफ के माध्यम से इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। उसका ग्राफ इस तरह से रहेगा कुछ। पहला रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए कि हो गया आपका 1885 1905, और एक रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक जो कि 1919 है, और एक हो गया यहाँ 1947। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। ये हो गया 1905। अब ये 1885 से 1905 का जो काल है, 1905 से 1919, 1919 से 1947, ये जो है इसको बोला जाता है उदारवादी चरण या फिर नरमपंथी। उदारवादी या फिर नरम दल। ठीक। और ये 1905 से लेकर 1919 का जो पीरियड है उसको उग्रवादी या फिर गरम दल या गरमपंथी, कुछ भी कह दीजिए। और ये जो है 1919 से लेकर 1947 के बीच का जो काल है उसको हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। गांधीवादी युग। ठीक। अब यहाँ देखिए कि उदारवादियों ने 1885 से 1905 तक जो है कि इसका जो भी घटना है हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको विस्तार से हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आप लगातार देखिएगा, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 दिन के बीच में एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जो रहेगा टाइमिंग शॉर्ट नहीं रहेगा, बल्कि उसमें इम्पोर्टेंट डेट और इम्पोर्टेंट व्यक्ति और संस्था जो भी रहेगा उसको लेकर के हम लमसम 40 से 50 मिनट का वीडियो बनाएंगे। उसको 4 से 5 दिन के अंतराल पर एक एक वीडियो मेरा आते रहेगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। ये जो है सेशन जो है कि पूरा डीप में अगर समझना है, बढ़िया से एकदम देखना है कि क्या घटनाएं हुई, किस तरह से चेंजेज होते हैं, तो उसको इसमें देखिएगा। तो यहाँ 1885 से 1905 के बीच हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि उदारवादी नेता थे जो सीधा सीधी उससे उदारता से बात करते थे। ठीक है। और यहाँ का जो पीरियड आता है उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर इनका बात नहीं रखा जाता है, तो कुछ उग्रवादी नेता जो उग्र हो जाते हैं। इसका भी ग्राफ सीधा सीधी चलता है। यहाँ पर उदारता दिखाता है, यहाँ उदारता लिख देते हैं, उदारता। और यहाँ पर भी एक सिरे से चलता है जो कि उग्रवादी, अर्थात उग्र ढंग से। ठीक है। और यहाँ जो है कि गांधीवादी चरण में कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो गांधीवादी चरण जो है कि कभी आंदोलन स्थगित कर देते थे तो कभी आंदोलन को ऊपर लेकर जाते थे। तो इसको हम इस ढंग से देखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद इसमें तो 3 टॉपिक हो गया। ये पहला टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। ठीक है। और उसके बाद हम जब ये तीनों को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में क्या क्या चीज़ आंदोलन किस ढंग से उग्रवादी और उदारवादियों ने मिलकर किए। गांधीवादी युग में कौन कौन से आंदोलन हुए, तो राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद इसी के अंदर हम किसान आंदोलन देखते हैं। यहाँ भी किसान आंदोलन हुआ, यहाँ भी किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जो भी रहे, जनजातीय आंदोलन, नागरिक आंदोलन। उसके बाद समाजवादी आंदोलन, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी टॉपिक है इसके अंदर हम देखते हैं। किसान आंदोलन में इधर भी देखते हैं तो इधर भी है। जनजाति विद्रोह यहाँ भी किया है, इस पीरियड में किया है। तो यहाँ हम ओवरऑल बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि देसी राजवाड़ों का आंदोलन, देसी राजवाड़ों का आंदोलन। और लास्ट में हम देखेंगे चौथा में संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। इतने टॉपिक के अंदर हम मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब इसको जो है कि एक एक करके बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या ऐसे हमसे भूल हुई जो कि भारत पर इतने दिनों तक अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके बाद जो है कि अंततः जो है कि भारतीयों में क्या ऐसी जागृति पैदा हो गई जो कि यहाँ से निकाल कर उखाड़ कर उसको फेंक दिया गया। ठीक है। अब हम कुछ जैसे कि मोटा मोटी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे एक चीज़ मान लीजिए कि हम छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि भारत में उस समय स्थिति क्या थी कि वहाँ से आकर के पूरा कंट्रोल कर लिया। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक चीज आप लोग देखते होंगे कि मॉडर्न इंडिया पढ़िए या फिर कोई भी चीज उठाकर देखिए तो 3 तरह के नाम
आपका आता होगा। 3 तरह के नाम से आप लोग काफ़ी वाकिफ होते होंगे। पहला आप देखते हैं कि एक आता है आपका विद्रोह। देखिए ये क्या चीज़ है, उसके बाद जो है कि टॉपिक पर शुरुआत करेंगे। एक विद्रोह होता है और एक जो है कि आंदोलन आप सुनते होंगे, आंदोलन। इसको इंग्लिश में रिवोल्ट बोलते हैं, रिवोल्ट। आंदोलन को जो है मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट। और एक तीसरा चीज होता है क्रांति। कुछ ऐसे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। क्रांति को रेवोल्यूशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। अब ये तीनों चीजें एक है या फिर अलग अलग है, इसको थोड़ा सा देखिए। विद्रोह जो है ये प्रॉपर जो है हिंसक होता है, ठीक है। मतलब कि जब कोई विद्रोह करता है आदमी तो लाठी डंडा मार पीट पर उतर आता है, ये बात साफ है, ठीक। और ये जो है असंगठित होता है, असंगठित। असंगठित कहने का मतलब हुआ कि इसका कोई संगठन नहीं होता है और यह एक बड़ा बदलाव की ओर नहीं ले जाता है, बल्कि कोई एक विशेष तबके के लोग जो है एकजुट होकर किसी के प्रति आक्रोशित होते हैं, तो उसी को जो है कि विद्रोह का नाम दिया जाता है। तो ये असंगठित होता है, हिंसक होता है और एक छोटे क्षेत्र में ही होता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित है। मतलब क्षेत्र विशेष कह लीजिए इसको, क्षेत्र विशेष से संबंधित, ठीक। अब ये आंदोलन क्या होता है? आंदोलन भी विद्रोह का ही एक रूप है, लेकिन ये हिंसक नहीं होकर बल्कि ये प्रॉपर तो नहीं, मतलब कि लगभग 100 में से 95 मामले में अहिंसक ही होता है। थोड़ा बहुत हिंसा होता है लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं। इसका मुख्य मकसद ही हिंसा करना होता है, लेकिन इसमें अहिंसक होता है, अहिंसक, ठीक है। अब ये एक संगठित होता है, संगठित होता है, ठीक है। तथा ये क्षेत्र विशेष से कुछ उठ करके मतलब कि एक बड़े क्षेत्र पर होता है, तो इसको बोल सकते हैं कि बड़ा सा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र में। लेकिन ये होता है जो कि अहिंसक होता है, इसका स्वरूप जो है प्राकृतिक अहिंसक होता है। और एक है क्रांति। तो क्रांति जो है, मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए की जाती है, मतलब इसमें अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। क्रांति का नाम रेवोल्यूशन, मतलब कोई भी चीज का एकाएक एकदम बदलाव हो जाना रेवोल्यूशन होता है। तो रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि अमूलचूल परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन, ठीक है। अब इसका स्वरूप हम ये नहीं कर सकते हैं कि हिंसक है अहिंसक है। कई ठिकानों में अहिंसक भी हो सकता है, कहीं कहीं अहिंसक के साथ साथ हिंसक भी हो सकता है। इसलिए इसकी प्रकृति किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया में होता है। इसका स्वरूप जो है हिंसक के साथ साथ अहिंसक भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो तीनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए तीनों का नाम आता है बार बार मॉडर्न इंडिया में, इसलिए हम तीनों में थोड़ा सा ये चीज हम बता दें कि विद्रोह जो है क्या है, आंदोलन क्या है और क्रांति क्या है, तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब कि इतने टॉपिक को हम देख लिए हैं कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा जो है नर्वस जैसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे एकदम अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, एक एक चीज आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। तब देखिए कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि 1857 से लेकर 1947 के बीच के काल को हम आधुनिक इतिहास का नाम दे देते हैं। ये प्रॉपर रूप से 1857 ही हम क्यों रखें, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पहले के काल को हम जो है मध्यकालीन इतिहास कर देते हैं, मध्यकालीन के पहले का हम प्राचीन इतिहास कह देते हैं। तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि 1857 को ही इसलिए कहा जाता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि 1857 में आप लोग देखते होंगे, 1857 में प्लासी का युद्ध पढ़ते होंगे, प्लासी युद्ध, ठीक है। उसके बाद जो है कि एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1857 के बाद 1864 में बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, ठीक। तो ऐसा माना जाता है बहुत सारा इतिहासकारों द्वारा कि 1857 जो है कि वो भारत में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने जीत लिया भारत को, तब से हम इसको आधुनिक युग तब से आधुनिक युग कहलाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि एक बड़े युग का बदलाव जो है कि एकाएक नहीं हो जाता है, बल्कि भारत में बहुत पहले से इसकी नींव रख दी गई थी। तो इसका क्या रीजन है, क्या फैक्ट है, वो सब हम विशेष रूप से जो है कि आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हम ये थोड़ा सा और इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आया था तो ऐसा मान लीजिए कि आपके
पड़ोसी कोई है या फिर दूर से आते हैं, आपके गांव के जो दूर में कोई गांव है, वहां से आ करके एकाएक जो है कि आपके घर पर कोई कंट्रोल कर ले, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? उसके पीछे एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपके गांव में एकता नहीं है, आपके घर में फूट पड़े हुए हैं, तब तो कोई बाहरी 20 आदमी आकर के जो है कि 1000 आबादी वाला गांव को कंट्रोल कर लिया। ठीक उसी तरह का रीजन जो है कि हम इतिहास में भी देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत आया था उस समय भारत पर कंट्रोल जो है कि मुगलों का था, वो हम पहले ही बताएं कि नाम मात्र का था। ठीक है, तो मुगल सल्तनत इतना बड़ा सल्तनत था, फिर भी जो है कि उसको कंट्रोल कर लिया। उसके पीछे क्या रीजन था, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा छोटा सा हम देख लेते हैं कि देखिए, जिस समय मुगल यहाँ पर शासन कर रहे थे ना, औरंगजेब का जब तक काल था, अब कुछ ऐसे शासक भारत में हुए जो भारत के बहुत बड़े एरिया पर शासन किए हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, अकबर का नाम आता है, ओवरऑल लास्ट में जो आता है नाम, वो लास्ट व्यक्ति ही औरंगजेब है। औरंगजेब है जिस समय भारत पर उसका कंट्रोल था, तो भारत का एक बहुत बड़ा एरिया उसके साम्राज्य में आता था। काबुल कंधार से लेकर के यहाँ दक्षिण में जो है कि जहाँ तक अभी भारत है उससे भी बहुत बड़े एरिया पर उसका कंट्रोल था। उधर जो बांग्लादेश आप देखते हैं वो भारत का ही था, बर्मा म्यांमार जो है वो भारत में ही था। लेकिन ऐसा देखा गया कि जिस तरह से अंग्रेज आए और औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब का पीरियड है, औरंगजेब का काल की हम बात अगर जो करें तो ये 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो उत्तर मुगल शासक कहलाए। तो उत्तर मुगल शासक में वो बातें नहीं थी जो औरंगजेब और औरंगजेब के पहले वाले शासक में थी। टोटल 11 उत्तर मुगल शासक थे जो कि एकदम कमजोर प्रकृति के थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि 11 का 11 जो है बहुतों का नाम भी उसमें से रखा गया है। एक था रंगीला बादशाह, इसी 11 में से मोहम्मद शाह जो कि उसका कुछ कहना ही नहीं है, फर्रुख सियर, लंपट मूर्ख, इस तरह के उसका उपनाम था और उसका कार्य भी उसी तरह का था। इसलिए भारत में वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में, विलासिता में लीन रहते थे। उसको जनता पर और यहाँ के प्रशासन पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं था। और दूसरा चीज ये है कि उसमें जो है कि मनसबदारी जागीरदारी संकट की स्थिति आ गई कि इतने बड़े एरिया में जो है कि पहले मनसबदारी व्यवस्था चलता था। ठीक है, तो उसमें जो है मनसब उसको देना होता था, तो वो पूरा का पूरा लीड नहीं कर रहे थे। तीसरा इसमें यह कमी थी मुगल में कि वो कोलैप्स कर गया। इसके पीछे ये रीजन बोल सकते हैं कि आपसी षड्यंत्र था, उसके घरों में गुटबाजी चलता था, ये सब रीजन उसमें आते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज ने ऐसा देखा कि इसमें तो जो है कि पूरा भारत में जहाँ तहाँ बिखरा हुआ भारत है, तो इसको कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन ही नहीं, एकदम आराम से हम कंट्रोल इसको हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रभुत्व करना कायम किया और यहाँ की स्थितियों का लाभ और फायदा उठाते हुए वो पूरे इंडिया को ओवरऑल कंट्रोल कर लिया और उसको सुचारू रूप से चलाने लगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ से क्या व्यवस्था और किस तरह से अंग्रेज जो है कि आगे बढ़ते हैं, भारतीय कंपनियों का आगमन होता है और कौन से कंपनी टिकता है, किस किस से युद्ध करता है, ये सब चीज़ को हम देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ पर बात किया, तो हम देखते हैं कि आज हम सबसे पहले कहें कि पहले मॉडर्न इंडिया को दो भाग में बांट कर देखेंगे, 1757 से लेकर 1885 तक में, और दूसरा रहेगा 1885 से 1947 तक। 1757 से लेकर के 1885 के बीच में जो भी टॉपिक हमने बताया, सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में किस तरह से आगमन हुआ। दूसरा टॉपिक हम कहेंगे 18वीं सदी में भारत की स्थिति क्या थी, और तीसरा टॉपिक हमने बताया कि भारत में जो है कि अंग्रेजी राज की स्थापना किस तरह से हुआ। चौथा टॉपिक देखेंगे कि वो स्थापित हुआ, उसके बाद जो है कि उसकी अपनी बेसिक नीतियां क्या थी। पांचवा हम इसमें देखेंगे कि जब नीति कायम कर दिया तो भारतीयों को कष्ट हुआ, तो कौन कौन से विद्रोह इसमें आते हैं। छठा टॉपिक हम लास्ट में कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे, ओवरऑल 1757 से लेकर के 1885 के बीच में। और दूसरा सिलेक्टेड पॉइंट में हमने कहा 1885 से आजादी तक के काल में हम देखेंगे कि इसमें 3 चरण प्रमुख है। 1885 जो कि सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है, वो आप लोगों को भी पता है कि 1885 में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का स्थापना होता है जिसे कांग्रेस नाम दिया गया, तो इसीलिए 1885 से उस काल को रखा गया है। तो 1885 से 1905 के बीच देखेंगे, जिसको कि हम उदारवादी या फिर गर्मपंथी चरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1905 से 1919 के बीच में जो है कि कुछ उग्र नेताओं का उदय हुआ और उस उग्र नेता ने अपने उग्रवादी तरीकों से भारतीयों को जागृत करने का कार्य किया, इसलिए इस पीरियड में हम उग्रवादी चरण के तौर पर हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद जो है कि गांधी जी का आगमन होता है, तो 1919 से लेकर के कभी वो आंदोलन करते हैं, बहुत सारे आंदोलन इसके बीच में पढ़ना है हम लोगों को। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड पढ़ना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे गांधीवादी पीरियड में ही होता है। तो 1919 से लेकर 1947 के बीच गांधीवादी चरण में क्या बदलाव हुआ, टोटल ओवरऑल कवरअप करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो में हम बारीकी से देखेंगे और अच्छे से बात करेंगे।